finalize a ban on almost 90% of all Russian oil imports by the end of the year. This is an important step forward. 2/3 of the oil that we have in the European Union is seaborne, and 1/3 is pipeline. And here we have the Druzhba pipeline. This is the one and only pipeline for Russian oil. And there is the northern part providing to Poland and Germany, and the southern part going to Hungary and later on Slovakia. तो देखा आप लोगों ने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रशिया के ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर यूरोपियन यूनियन जल्दी ही बैन लगा सकता है। ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि थोड़े समय पहले ही एक प्रपोजल आया था यूरोपियन यूनियन के अंदर। यह प्रपोजल लाया गया था यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट द्वारा, जिसके बाद में यह प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया गया है, जिसके अंदर यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगा रहा है। पर यह ऑयल के ऊपर बैन सीबोर्न ऑयल का है, मतलब जो ऑयल समुद्र के रास्ते से आता है उसके ऊपर बैन लगेगा। यहां पर पाइपलाइन बेस्ड ऑयल के ऊपर कोई बैन नहीं है, जिसके कारण से जो टोटल 2/3 ऑफ द ऑयल इंपोर्ट होता है रशिया से यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसके ऊपर बैन है। नो जजेस, यहां पर अब यह भी देखने को मिल रहा है पोलैंड और जर्मनी, इन्होंने भी कहा है कि हम लोग तो पाइपलाइन बेस्ड ऑयल भी नहीं लेंगे, जिसके कारण से टोटल 90% तक यूरोपियन यूनियन रशिया के ऑयल के ऊपर बैन लगाएगा। और ये एकदम अचानक से नहीं होगा कि आज ये बैन लगाया तो कल कर दिया। 2023 तक इस चीज को अचीव किया जाएगा। साथ में यूनाइटेड किंगडम, एक ऐसा देश जो कि यूरोपियन यूनियन में अभी नहीं है, 8% तक ये रशिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट था, इसने भी रशिया के ऑयल के ऊपर कंप्लीट बैन 2023 तक घोषित किया है। साथ में स्बर बैंक, जो कि रशिया की लार्जेस्ट बैंक है, इसका भी डी स्विफ्टिंग किया है, यानी कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से इसे हटा दिया गया है। साथ में रशिया के 3 बड़े ब्रॉडकास्टर, जिनको यूरोपियन यूनियन में यह कहा गया है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जिसके आधार पर उन्हें भी बैन कर दिया गया है। ये फ्रेश सैंक्शन अभी रशिया के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और ये लार्जेस्ट सैंक्शन अब माने जा रहे हैं। अब इन सैंक्शन का क्या असर पड़ सकता है उसको समझने के पहले एक बात ये समझो कि पाइपलाइन के ऑयल के ऊपर बैन क्यों नहीं लगाया। इसके पीछे एक बड़ा कारण है। हंगरी और स्लोवाकिया, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के अंदर आए प्रपोजल को लगातार विरोध कर रहे थे। हंगरी ने तो क्लियरली कह दिया था कि यूरोपियन यूनियन को जो करना है करे, पर रशिया के ऊपर एनर्जी सैंक्शन ना लगाए, क्योंकि हंगरी और स्लोवाकिया भारी मात्रा में रशिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रशिया के काफी क्लोज है। और आप हंगरी को देखोगे तो 65% तक ऑयल जो हंगरी के अंदर आता है वो रशिया से आता है, और ये जो तेल आता है ये पाइपलाइन से आता है। तो पाइपलाइन वाले ऑयल को बैन नहीं किया गया ताकि हंगरी का सपोर्ट रहे और स्लोवाकिया का सपोर्ट रहे, पर सीबोर्न ऑयल के ऊपर कंप्लीट बैन 2023 तक लगाया जाएगा यूरोपियन यूनियन द्वारा। अब इन स्टेप के इंपैक्ट को समझने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट कितना था। यूरोपियन यूनियन में जितना तेल आता है उसका 27% तक का जो ऑयल है वो रशिया से आता है। यूरोपियन यूनियन में जितनी गैस आती है उसका 40% भाग रशिया से आता है, जिसके कारण से हर वर्ष लगभग 400 बिलियन यूरो तक का पेमेंट यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया को किया जाता है। मतलब यूरोपियन यूनियन एनर्जी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है रशिया के ऊपर। हालांकि सैंक्शन गैस के ऊपर नहीं लगे हैं, बस ऑयल के ऊपर लगे हैं। पर ऑयल के ऊपर जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं तो वो भारी मात्रा में रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि अलग अलग देश अलग अलग रूप से डिपेंडेंट है, तो अलग अलग देश के ऊपर असर जो है वो अलग अलग रूप से पड़ेगा। पर ओवरऑल जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात करता हूं तो यूरोपियन यूनियन टोटल रूप से ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंसी उसकी है सारी एनर्जी में, वो 31% है। इस 31% में से लगभग 27% जो है वो रशिया से इंपोर्ट किया जाता है, और इस 27% में से 90% को फेज आउट किया जा रहा है 2023 तक, जिसके कारण से यहां पर ये जो बड़ी एनर्जी की रिक्वायरमेंट ऑयल पूरी करता था वो यहां पर फेज आउट होगी, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन को दूसरे ऑयल के सोर्स की तरफ देखना पड़ेगा या फिर दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ेगा कि ऑयल सप्लाई कर दो। अब अगर दूसरे एनर्जी के सोर्सेस की तरफ ये लोग देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, कोयला है और गैस है। अगर ये लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी अपने आप में खतरनाक है, इस कारण से यहां पर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। कोयले की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर ये माना जाता है कि नॉर्मल से ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो कोयला करता है। कोयला जो है वो नेचुरल गैस से लगभग 2 गुना पॉल्यूशन करता है, क्योंकि कोयले के अंदर से क्या होता है कि जो अनबर्न कार्बन है वो निकलते हैं, जो डायरेक्टली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस कारण से कोयला हमेशा आउट ऑफ टेबल रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो शायद इसके ऊपर डिपेंडेंसी नहीं बढ़ाई जाएगी।
एक चीज है नेचुरल गैस जिसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई जा सकती है, पर अगर नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाई जाती है यूरोपियन यूनियन द्वारा तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि नेचुरल गैस ले दे के आती तो रशिया से ही है, तो ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम करके गैस के ऊपर डिपेंडेंसी ओवरऑल रूप से यूरोपियन यूनियन बढ़ा सकता है। यूरोपियन यूनियन अगर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाता है तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इमीडिएट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किए जा सकते। जब आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हो ना, तो ये वो एनर्जी है जो नेचर से बन रही है, जिसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, वो इमीडिएटली नहीं बन सकते। अब जब मैं यूरोपियन यूनियन की बात कर रहा हूं तो यहां पर वो देश है जो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल है। इन इंडस्ट्रियल देशों के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी ही ज्यादा होती है, जिसके कारण से यहां पर यूरोपियन यूनियन के अंदर बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। यूरोपियन यूनियन लिक्विफाइड नेचुरल गैस जरूर से ले सकता है अगर वो चाहे तो यूनाइटेड स्टेट्स से, बट यहां पर एक प्रॉब्लम जरूर होगी कि जब मैं बात करता हूं रशिया के ऑयल की और रशिया के एनर्जी की, तो रशिया यूरोप के अंदर ही पास पड़ता है, इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन को कम पड़ती है। जब मैं बात करता हूं यूएस से एलएनजी आने की, तो ये एलएनजी जो है वो शिप वेसल के अंदर आती है, जो अपने आप में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अंदर बहुत महंगी पड़ती है। तो ओवरऑल रूप से यूरोपियन यूनियन को यहां पर कॉस्ट जो है वो महंगी पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल रूप से कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट यूरोपियन यूनियन को भी देखने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर यूरोपियन यूनियन रशिया के ऑयल को हटाने के बाद में 2023 तक दूसरे देशों के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ाता है, तो आप समझना कि नॉर्वे जो ऑयल देता है, टोटल जो ऑयल देता है, वो किसी और देश के अंदर भी जाता है। अब यूरोपियन यूनियन जो है वो दूसरे सोर्सेस के ऊपर जब डिपेंड होगा तो उसकी वजह से इन देशों के पास में डिमांड ज्यादा होगी तेल की, जिसके कारण से इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ेंगे। और जैसे ही ये स्टेप आया उसके बाद इंपैक्ट देखने को मिले हैं। ब्रेंट क्रूड के प्राइस जो है वो बढ़ते हुए लगातार दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये चीज जो है वो यूरोपियन यूनियन के ऊपर इंपैक्ट डालेगी। वहीं यूरोपियन यूनियन जो है अभी तक रशिया से इंपोर्ट करता आया है, तो उसके पास में वो इंफ्रास्ट्रक्चर था। अगर किसी और देश से इंपोर्ट किया जाएगा तो उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जैसे नॉर्वे से इंपोर्ट कराने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे लीबिया से इंपोर्ट कराने के लिए नए इंफ्रास्ट्रक्चर, कजाकिस्तान से इंपोर्ट कराने के लिए तो ये रीजन दूर भी पड़ रहा है। ठीक है, नॉर्वे तो खैर पास में है, पर ये रीजन जो है वो दूर भी पड़ रहा है, जिसके कारण से नए इंफ्रास्ट्रक्चर, नया ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट यूरोपियन यूनियन को यहाँ पर करना पड़ेगा अपनी एनर्जी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। वहीं अगर हम लोग बात करें रशिया की कि रशिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं, तो सीधी सी बात है भैया, रशिया का तो तेल बिक रहा था, रशिया का तेल बिक रहा था तो रशिया के पास में पैसे आ रहे थे। अब रशिया के अंदर क्या होगा कि तेल जो है वो लगभग 310 मिलियन डॉलर प्रतिदिन का यूरोपियन यूनियन के अंदर बिकता था, जिसके कारण से सैंक्शन लगने के बावजूद भी रशिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर रही थी। पर अगर यहां पर ये तेल फेज आउट होता है तो रशिया की इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर आप एक और चीज समझना कि रशिया तेल बनाता तो है, पर रशिया जिस लेवल पे तेल बनाता है उतनी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है उसके पास में, जिसके कारण से उसका तेल खराब होगा। ऐसी कंडीशन में उसका तेल सस्ता होगा और वो क्या करेगा, नए मार्केट ढूंढेगा जिसके अंदर उसको इंडिया, चाइना जैसे देश दिखाई देंगे। और जिस तरीके से वो सस्ते दामों के अंदर अभी इंडिया को तेल दे रहा है, हो सकता है आने वाले समय में भारत को और भी सस्ते दामों के अंदर रशिया से तेल प्राप्त हो। बट उसके बावजूद भी इंडिया और चाइना की जो ऑयल की खपत है वो यूरोपियन यूनियन के मुकाबले कम है। मतलब इतना बड़ा मार्केट जितना बड़ा यूरोपियन यूनियन है वो रशिया को नहीं मिलेगा, जिसके कारण से रशिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। साथ में रशिया के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूरोपियन यूनियन के लिए क्रिएटेड था, अभी तक तेल भेजते थे बढ़िया से, पर अब क्या है कि यहाँ पर भारत चाइना को तेल भेजने के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, नए मार्केट के अंदर तेल भेजने के लिए फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो अब रशिया को झेलनी पड़ेगी। अब इन सभी चीजों के अंदर एक हिडन एंगल भी है। क्या था कि रशिया को बहुत अच्छे से पता था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो रशिया के ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, रशिया की नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब एनर्जी के लिए रशिया के ऊपर यूरोपियन यूनियन डिपेंडेंट है। ऐसी कंडीशन में जब यूरोपियन यूनियन द्वारा और अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए गए तो रशिया ने क्लियरली कहा कि अगर कोई मेरे से नेचुरल गैस लेना चाहता है, अगर कोई मेरे से ऑयल लेना चाहता है और वो दुश्मन देश है, वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है या वो अमेरिका को सपोर्ट करता है, तो ऐसे केस में मैं उससे रूबल में ही पेमेंट लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। और ऐसी चीज उस समय पे रशिया द्वारा की गई थी, जिसके बाद में बुल्गारिया और पोलैंड के ऊपर नेचुरल गैस देने से प्रतिबंध भी लगा दिए गए थे। गाज़प्रोम बैंक ने यहाँ पर पोलैंड और बुल्गारिया को गैस सप्लाई करने से मना कर दिया था,
जिसके बाद में इमीडिएटली जर्मनी और इटली ने अपने अकाउंट खोले थे गाज़प्रोम बैंक के अंदर, ताकि नेचुरल गैस जो है वो लगातार मिल सके। ऑयल के ऊपर बैन लगा है, पर नेचुरल गैस के ऊपर यूरोपियन यूनियन की अभी भी डिपेंडेंसी ज्यादा है। पर रशिया को एक बात समझ में आ गई है, आगे नहीं तो पीछे यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी को कम करने वाला है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के अंदर रशिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेंगे। अब देखने वाली बात कुछ ऐसी है कि जब इस ऑयल के इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाया जा रहा था, उस दौरान में रशिया बैठ के ये देख रहा था कि यूरोपियन यूनियन के देश जो है वो फिर से बट रहे हैं। कुछ देश कह रहे हैं कि मत लगाओ, कुछ देश कह रहे हैं कि लगाओ। यहाँ पर जो देश हैं उनके बीच में जो दरार है वो दिखी है रशिया को। अब सवाल उठता है कि रशिया इस दरार का किस तरीके से फायदा उठाएगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर हैं वो भी अपने आप में अलग अलग रूप से देख रहे हैं इन चीज़ों को, जिसके अंदर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहा है कि नहीं यार मेरे को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, नेचुरल गैस मत हटाओ या ऑयल मत हटाओ। तो कुछ देश कह रहे हैं कि ऑयल हटा दो, नेचुरल गैस मत हटाओ। कुछ देश कह रहे हैं नेचुरल गैस हटा दो, ऑयल मत हटाओ। सब अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। इन इंटरेस्ट का फायदा हो सकता है कि भविष्य के अंदर रशिया उठा ले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपको ये स्टेप कैसा लगा आप लोग बिल्कुल से कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। इसके अलावा आप लोग अगर मेरे साथ में रेगुलरली जुड़ना चाहते हो तो आप लोग SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे ये हिंदू क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और दोस्तों अनअकैडमी से आप लोग हम लोगों के साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी के ऊपर आपकी फुल फ्लेज तैयारी जो है वो कराई जाती है, जहां पर टॉपर देखने को मिलते हैं। इस बार अनअकैडमी से जो टॉपर देखने को मिले हैं उसके अंदर 3, 4, 5, 6 रैंक अनअकैडमी से देखने को मिली है। लगभग 177 से ज्यादा टॉपर इस बार अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। मतलब 1/3 के आसपास लोग इस बार अनअकैडमी से देखने को मिले हैं। तो आप भी जाओ, सब्सक्राइब करो, अपने लिए बेस्ट चुनो, अनअकैडमी को अपने लिए चुनो। जिसके बाद में अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करते हो तो आपको अनअकैडमी के ऊपर डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे 10% तक। साथ में मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, चाहे आप लोग प्लस का कोर्स लो, चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो। साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट है, आप वहां पर ही मेरे साथ में कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है सब्सक्रिप्शन रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।